नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर। साइंस टेक सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मंगलवार को घोषणा की कि वर्ष 2024 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली मूलभूत खोजों के आविष्कार के लिए दिया जाएगा। जबकि शोध के कई क्षेत्र ने डेटा को प्रोसेस करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल और ANN यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किया है। ये शब्द घर घर में अब प्रवेश कर चुके हैं, जिसका श्रेय चैट GPT सहित और चैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन में एक्सप्लोजन यानी अचानक वृद्धि को जाता है। इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं का काम उन मशीनों के सैद्धांतिक आधारों से संबंधित है जो मनुष्यों द्वारा सिखाए बिना सीख सकती हैं और अपने ज्ञान का उपयोग सवालों के जवाब देने के लिए कर सकती हैं। ANN यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स न्यूरॉन्स का कलेक्शन है या अधिक व्यापक रूप से डेटा को प्रोसेस करने में सक्षम नोड्स होते हैं जो विशिष्ट तरीकों से जुड़े हुए हैं। इनके ऊपर बात कर लेते हैं। हॉपफील्ड ने विकसित की है एसोसिएटेड मेमोरी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड प्रोफेसर हॉपफील्ड एसोसिएटिव मेमोरी विकसित की है जो डेटा में तस्वीरों और अन्य प्रकार के पैटर्न को कलेक्ट कर सकती है। हॉपफील्ड का जन्म वर्ष 1933 में शिकागो, अमेरिका में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1958 में न्यूयॉर्क के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से PhD भी की। ब्रिटिश कनाडाई वैज्ञानिक 76 वर्षीय हिंटन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के गॉडफादर माने जाते हैं। उन्होंने ऐसी टेक्निक का आविष्कार किया है जो डेटा की विशिष्टता को स्वायत्त रूप से खोज सकती है और चित्रों में विशिष्ट तत्वों की पहचान कर सकती है। उन्होंने पिछले वर्ष इसलिए गूगल भी छोड़ दिया ताकि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों के विषय में खुलकर बात कर सके। वर्ष 1947 में लंदन में जन्मे हिंटन ने वर्ष 1978 में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में से PhD की। कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी में एमेरिटस प्रोफेसर हैं। ये तो हुआ इस वर्ष फिजिक्स का नोबेल प्राइज। पिछले वर्ष मिले फिजिक्स नोबेल प्राइज की भी बात कर लेते हैं क्योंकि UPSC क्वेश्चन पूछ लेता है पिछले वर्ष से जुड़ा भी। का इंटरव्यू देखा होगा कि इस UPSC के इस बार जिनकी रैंक 50वीं थी, मोहनलाल की, उनसे क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू बोर्ड में केमिस्ट्री में किसको नोबेल प्राइज मिला है और किस विषय के लिए मिला है। UPSC किसी भी लेवल पर अगर क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है अगले सालों के लिए भी। पिछले वर्ष फिजिक्स का नोबेल प्राइज 3 साइंटिस्ट को, जिनमें पियरे एगोस्टिनी, फेरिक क्रूज और एनी एल हुइलियर को एटो सेकेंड पल्स के विकास के लिए दिया गया था। ठीक है, केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज की घोषणा हो सकता है आज हो बुधवार को, और कल थर्सडे को लिटरेचर के नोबेल प्राइज की घोषणा होगी। फ्राइडे को फिर पीस यानी शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा होगी। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कारों की घोषणा 14 अक्टूबर को होगी। माइक्रो RNA की खोज के लिए 2 अमेरिका के साइंटिस्टों को मिल चुका है मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये स्पेस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इसरो ने मंगलवार को कहा कि PSLV C-37 मिशन यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-37 के अपर स्टेज यानी ऊपरी चरण का 6 अक्टूबर को पृथ्वी के वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में री इंटर यानी पुनः प्रवेश कर गया है। PSLV C-37 मिशन को 15 फरवरी 2017 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जिसमें कार्टोसैट 2D मुख्य पेलोड था और 103 अन्य सैटेलाइट एज अ को पैसेंजर थे। इसमें स्पेस एजेंसी ने इतिहास रच दिया क्योंकि एक ही वाहन से 104 सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला पहला मिशन था ये। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो कि GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में कहा कि इंडियन टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर वर्ष 2030 तक सालाना $350 अरब का कुल कारोबार करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित होंगी। हालांकि पिछले 2 वित्तीय वर्षों के दौरान इंडस्ट्री में उथल पुथल का दौर रहा, जिसमें 10% CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की संभावना पर ग्रहण लग गया है। इंडियन टेक्सटाइल अपैरल सेक्टर का साइज वर्ष 2021 में $103 अरब होने का अनुमान था, जिसमें घरेलू कारोबार का योगदान लगभग $110 अरब है। वित्त वर्ष 2022 भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर था, जिसकी हिस्सेदारी 5.4% थी। ठीक है, इन डेटा को आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा। जब आप इससे जुड़े हुए मेंस में आंसर लिख रहे हो तो इन डेटा का आप उल्लेख कर सकते हैं, या इनसे जुड़ा हुआ प्रीलिम्स में स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत वैश्विक स्तर पर कितनी प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है, तो वहां हो सकता है 3.4 लिख दे
या 2.4 लिख दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, 5.4% थी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। भारत के पास दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी है, जिसमें मूल्य श्रृंखला में मजबूत क्षमता है। जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2021 में 2.3% और वित्त वर्ष 2023 में कुल मैन्युफैक्चरिंग सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए का 10.6% था। हालांकि 2022 और 23 में शुरू हुई मांग में मंदी वित्त वर्ष 2024 में एक्सपोर्ट और घरेलू डिमांड में गिरावट के साथ और भी बदतर हो गई। नीतिगत मुद्दों के अलावा इस इंडस्ट्री में अपनी पारंपरिक व्यावसायिक सिस्टम में व्यवधानों का भी सामना कर रहा है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 9 पर और ये साइंस एंड टेक सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो कि जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में आयोजित समिट ऑफ द फ्यूचर यानी भविष्य के शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट को अपनाया है। यह महत्वाकांक्षी साधन शायद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी तरह का पहला साधन है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका विशिष्ट उद्देश्य कॉमन गुड यानी आम भलाई के लिए उनका दोहन और रेगुलेशन करना है। जीडीसी यानी ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट कोई बाइंडिंग लॉ नहीं है, बल्कि ये सरकारों, संस्थानों, फर्मों और अन्य स्टेक होल्डर यानी हितधारकों के लिए एक साझा लक्ष्यों का एक सेट है, जिसे ध्यान में रखना चाहिए। एक बार जब अधिक इसका कंप्लायंस यानी अनुपालन हो जाता है तो समझौते की शर्तें प्रत्येक देश में सॉफ्ट लॉ बन सकती हैं। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट यानी जीडीसी इस विचार पर आधारित है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी नाटकीय रूप से हमारी दुनिया को बदल रही हैं, जबकि वे समाजों और हमारे प्लेनेट के लिए पोटेंशियल बेनिफिट्स यानी संभावित लाभ प्रदान करते हैं। एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्यों को सक्षम करके वे गंभीर चुनौतियां और चिंताएं भी पैदा करते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर और ये साइंस टेक सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो कि जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि WHO ने माना कि भारत ने आंखों को प्रभावित करने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। ट्रेकोमा दुनिया भर में ब्लाइंडनेस यानी अंधेपन का एक प्रमुख इन्फेक्टिशियस कारण है यानी प्रमुख संक्रामक कारण है। यह क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस नामक एक अनिवार्य इंट्रासेलुलर बैक्टीरियम के कारण होता है। यह इन्फेक्शन इन्फेक्टेड पीपल यानी संक्रमित लोगों, विशेष रूप से छोटे बच्चों की आंखों एवं नाक के स्राव के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रांसफर द्वारा ट्रांसमिट होता है यानी फैलता है, जो संक्रमण के मुख्य भंडारों को ये आश्रय देते हैं। ये स्राव मक्खियों की एक विशेष प्रजातियों द्वारा फैल सकते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये भी हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि WHO को कोर फंडिंग देने वाला छठा सबसे बड़ा वैश्विक योगदानकर्ता भारत अब 2025 से 2028 तक संगठन के कोर प्रोग्राम यानी कोर कार्यक्रम के लिए $300 मिलियन से अधिक देने वाला एक कमिटेड यानी प्रतिबद्ध राष्ट्र बन गया है। $250 मिलियन का सबसे बड़ा हिस्सा ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी पारंपरिक चिकित्सा के लिए उत्कृष्टता केंद्र पर खर्च किया जाएगा। अब तक WHO को $7.1 अरब के फंडिंग गैप के लिए $2.2 अरब से अधिक के योगदान का वादा किया गया है। अगले 4 वर्षों में WHO के पास विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कम 40 मिलियन लोगों की जान बचाने के लिए इन फंडिंग का उपयोग करने का एक मैंडेट यानी जनादेश है, जैसे कि प्राथमिकता वाले देशों को दिए जाने वाले टीकों की संख्या में वृद्धि, 3.2 मिलियन हेल्थ एक्टिविस्ट जैसे आशा कार्यकर्ता होते हैं भारत में, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देना और रोजगार देने में 55 देशों का सपोर्ट करना, प्रतिवर्ष 400 हेल्थ प्रोडक्ट को यानी प्री क्वालिफाइंग बनाना। भारत साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्व एशिया में अब तक सबसे बड़ी राशि देने का वादा कर चुका है। ये भारत की उभरती शक्ति को दिखाता है। आप IR के क्वेश्चन का उत्तर लिख रहे हैं तो इन सारे पॉइंट को जरूर उल्लेख कीजिए। आपके उत्तर में प्रामाणिकता आएगी, जिससे एग्जामिनर मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी पारंपरिक चिकित्सा केंद्रों के अलावा WHO के क्षेत्रीय कार्यालय के नए परिसर के लिए $38 मिलियन और डिजिटल फंडिंग के लिए $10 मिलियन और थेमेटिक फंडिंग के लिए $4.6 मिलियन दिए जा रहे हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था और ये साइंस एंड टेक सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि 4 अक्टूबर 2024 के हॉनले लद्दाख में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जिसको बोलते हैं DAE के सचिव डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती द्वारा MACE यानी मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनको एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया गया। MACE एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनको टेलीस्कोप है और
4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप का निर्माण BARC यानी भाभर एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने ECIL और अन्य भारतीय उद्योग भागीदारी के सहयोग से स्वदेशी तौर पर तैयार किया है। MSCE ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के प्लेटिनम जुबली वर्ष समारोह का एक हिस्सा था। कार्यक्रम की शुरुआत लद्दाख के हॉनले में MSCE स्थल पर डॉक्टर मोहंती द्वारा स्मारक पट्टिकाओं के अनावरण के साथ हुई। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी ये न्यूज ये है कि APY यानी अटल पेंशन योजना के अंतर्गत टोटल ग्रॉस एनरोलमेंट 7 करोड़ को पार कर गया है और ये चालू वित्त वर्ष 2024-25 के एनरोलमेंट 56 लाख से अधिक होगा। यह योजना अपने 10वें वर्ष में है। याद रखिएगा, इस साल कई योजनाएं अपने 10 वर्ष को पूरा कर रही हैं। जब भी कोई योजना 10 वर्ष पूरा करती है तो वो UPSC के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहां पे निश्चित रूप से क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाती है। तैयार रखिएगा इन सबको। इसने समाज के वीकर सेक्शन को पेंशन के कवरेज के अंतर्गत लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो सभी बैंकों, SLBC और UTLBC के अथक प्रयासों से यह संभव हो पाया है। अटल पेंशन योजना 18 से लेकर 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारकों के लिए ओपन है, खुला है। जो टैक्स पेयर नहीं है यानी जो आयकर नहीं देते हैं और चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर ये अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनके लिए है ये। तो अटल पेंशन योजना को आप लोग एक बार अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।